दोस्तों, मैं रोहित कुमार एवनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। इंटरनेशनल लॉ के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में। यहाँ जब बात की जाती है सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ तो सब्जेक्ट का मतलब है लीगल पर्सनालिटी से, और अगर लीगल पर्सनालिटी की बात की जाए तो इसमें दो टर्म है। फर्स्ट टर्म इज लीगल एंड सेकंड टर्म इज पर्सनालिटी। लीगल एज पर द लॉ राइट्स एंड ड्यूटीज को डिनोट करता है कि यदि कोई पर्सन या पर्सनालिटी राइट पोजेस करता है और उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज इन्फोर्स की जाती है और उस ड्यूटी को ना करने पर कोएर्सिव एक्शन होता है तो वो लीगल होता है। और अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो पर्सनालिटी में स्टेटस, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ये शामिल होता है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो इसके लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। फर्स्ट, जिसके भी बारे में सब्जेक्ट के रूप में बात की जा रही है, दैट शुड इंडोर्ड विद लीगल पर्सनालिटी and the person or body is capable of exercising certain rights and duties, और ये जो भी चीज हो रहा हो that should be under international legal system and the personality has capacity to enforce claim, then the personality is known as subject of international law। अगर इसके सपोर्टर के बारे में बात की जाए तो इसमें आते हैं स्टार्क, ओपनहाइम, और इसमें रिप्रेशन वाला केस है जो इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के कुछ जूरिस्ट और स्कॉलर्स के बीच में मतभेद है, और इसी कारण सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए 3 थ्योरीज प्रपोन्ड की गई। द फर्स्ट थ्योरी इज रियलिस्टिक थ्योरी, सेकेंड इज फिक्शनल थ्योरी एंड थर्ड इज फंक्शनल थ्योरी। इसके बारे में हम लोग 1 by 1 चर्चा करते हैं। फर्स्ट है रियलिस्टिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल एंड पॉजिटिविस्ट डॉक्ट्रिन, और इसमें यह मानना होता है कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ केवल और केवल स्टेट हो सकता है, बाकी कोई और नहीं। बिकॉज इनका ये मानना है कि स्टेट एक सोवरेन पॉलिटिकल एंटिटी होता है, इसके पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दोनों होता है, और इंटरनेशनल लॉ के द्वारा स्टेट्स के कंडक्ट को रेगुलेट किया जाता है, और जब भी ट्रीटी या कन्वेंशन की बात की जाती है तो ये स्टेट्स के बीच में होता है। तो इसी कारण अगर देखा जाए इन सारे के सारे चीज का सेंट्रल पॉइंट स्टेट है, तो स्टेट को ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाना चाहिए, बाकी किसी और चीज को नहीं। इसके सपोर्टर होते हैं प्रोफेसर ओपनहाइम। इन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ का डेफिनेशन दिया था जो इनके 8th एडिशन बुक में थी, वो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, और उस डेफिनेशन में कुछ कमी होने की वजह से 9th एडिशन में डेफिनेशन में चेंजेस आया था। और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, जिसमें देखा था कि प्रोफेसर ओपनहाइम के डेफिनेशन में इंडिविजुअल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंक्लूड किया जाता है, जो पहले इनके डेफिनेशन में एक्सक्लूड था। सर फ्रेडरिक स्मिथ भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनका मानना होता है कि स्टेट ही केवल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो सकता है, और इनकी बात को सपोर्ट मिलता है आर्टिकल 34 ऑफ आईसीजे के इंस्टीट्यूट से, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें स्टेट पार्टी हो सकती है, बाकी किसी और के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों का ये मानना होता है कि स्टेट सब्जेक्ट होता है इंटरनेशनल लॉ का, जबकि अगर कोई पर्सन के बारे में बात की जाए, इंडिविजुअल, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इस चीज को लेकर के काफी क्रिटिसाइज होता है, बिकॉज जैसे ही आप इंडिविजुअल को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो फिर इसका अस्तित्व ही खतरे में आ जाता है। अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल के पास राइट होता है और ऑब्लिगेशन होता है। लाइक अगर कोई इंडिविजुअल कोई इंटरनेशनल क्राइम करता है तो स्टेट को पनिशमेंट नहीं दी जाती है, बल्कि उस इंडिविजुअल को पनिशमेंट दिया जाता है। तो यदि अगर किसी इंडिविजुअल को ऑब्जेक्ट अगर मान लिया जाए तो फिर उसे पनिशमेंट कैसे मिल सकता है? तो इन सारी बातों को लेकर के काफी क्रिटिसिज्म होता है इसका। सेकेंड थ्योरी है फिक्शनल थ्योरी, जिनके सपोर्टर का ये मानना होता है कि केवल इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग ही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, बाकी कोई और नहीं। क्योंकि इनका ये मानना होता है कि स्टेट केवल एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और ये प्योरली टेक्निकल लीगल कॉन्सेप्ट है। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो स्टेट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और स्टेट की सीमा बढ़ती घटती रहती है। इस थ्योरी के सपोर्टर हुए प्रोफेसर केल्सन, लॉटर पेचैट, प्रोफेसर वेस्टलैक। अब अगर देखा जाए, जहां रियलिस्टिक थ्योरी एक एक्सट्रीम के बारे में बात करता है, वहीं फिक्शन थ्योरी भी दूसरे एक्सट्रीम के बारे में बात करता है, जिसमें केवल इंडिविजुअल को स्वीकार करता है और स्टेट को नकार देता है। यही पॉइंट बनता है इसके क्रिटिसिज्म का। इसमें फिलिप जेसप का कहना होता है कि दोनों की दोनों थ्योरी ही अपने आप में एक्सट्रीम है, और अगर दोनों के पास आर्गुमेंट है एक दूसरे के एग्जिस्टेंस का इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर दोनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। जबकि अगर देखा जाए प्रैक्टिस में जो मेजर पार्ट है इंटरनेशनल लॉ का, वो डील करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्टेट्स, लेकिन ये जो भी इंस्टीट्यूट से बनता है वो इंडिविजुअल को लेकर के बनता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल माइक्रो लेवल पे होता है, जबकि स्टेट मैक्रो लेवल पे होता है। जब भी कोई लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज की बात अगर होती है तो मैक्रो लेवल पे बात होती है, ना कि माइक्रो लेवल पे। लेकिन माइक्रो और मैक्रो दोनों का अपना एग्जिस्टेंस है और दोनों की अपनी वैल्यू है। और इसके बाद आता है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी में दोनों थ्योरी का अमलगमेशन किया गया और इसमें यह माना गया कि जरूरी है कि जो भी दोनों एक्सट्रीम थ्योरी है
दोनों पे पुनः विचार किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों थ्योरी अपने आप में स्टैंड नहीं करता है और जो इनके सपोर्टर थे वो मॉडरेट जूरिस्ट थे। इनका कहना होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत स्टेट, इंडिविजुअल और सर्टेन नॉन स्टेट एंटिटीज को भी शामिल किया जाना चाहिए। और नॉन स्टेट एंटिटीज में आता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बारे में चर्चा की गई थी रिप्रेशन वाले केस में। इसके अंतर्गत कॉलोनीज भी शामिल होता है, इंसर्जेंट ग्रुप भी शामिल होता है। ये सारे के सारे चीज मिला करके सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ को फॉर्म करता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में चर्चा किया था कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 इंडिविजुअल को काफी स्पेस दिया गया, उसको लेकर के काफी कानून बनाया गया, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई, और इसी कारण 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आता है, जहां की ह्यूमन राइट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स बनाया जाता है और उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाती है। अगर नटशेल में बात की जाए तो रियलिस्टिक थ्योरी कहता है कि केवल स्टेट इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हो सकता है, जबकि फिक्शनल थ्योरी कहता है कि इंडिविजुअल ही केवल इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट हो सकता है। जबकि अगर फंक्शनल थ्योरी के बारे में बात की जाए तो ये कहता है स्टेट, इंडिविजुअल और कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज बीच में शामिल किए जा सकते हैं। और अगर देखा जाए तो फंक्शनल थ्योरी ही करेक्ट माना जा सकता है, बाकी थ्योरी अपने आप में एक्सट्रीम थ्योरी है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सोर्सेस ऑफ लॉ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद मी, हैव अ नाइस टाइम। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.